हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का फिर से स्वागत है बीसीएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपका दोस्त एसपी सुंडा और आज अपन फिर पढ़ेंगे केमिस्ट्री की क्लास। अपन अब तक पढ़ चुके हैं कक्षा 12 की पहला जो लेसन है सॉल्यूशन यानी विलियन, वो कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपने अब तक उसके वीडियोस नहीं देखे हैं, नोट्स नहीं तैयार किए हैं, तो बिल्कुल जाइए और वो वीडियोस देख के नोट्स तैयार कीजिए। जितने भी बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस है वो मैंने साथ साथ करवा दिए हैं वीडियोज में। अगर फिर भी आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी आज अपन लोग क्या करेंगे, जो अगला पार्ट है वो स्टार्ट करेंगे और पार्ट का नाम रहेगा विद्युत रसायन। विद्युत रसायन जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन। अगर इस पार्ट में आप लोगों को ये फायदा रहेगा कि अगर आपने पीछे इस पार्ट से रिलेटेड कुछ नहीं भी पढ़ रखा है या आपको कुछ बेसिक चीज़ें भी नहीं आती इससे संबंधित, तो एकदम न्यू फ्रेश बेसिक से स्टार्ट करेंगे इस पार्ट को। एकदम नया पार्ट होगा तुम्हारे लिए, सबके लिए ही ये पार्ट। हाँ, 11वीं में जरूर है इसका मटेरियल, पर 11वीं में तो आपने वो जो पाप किए हैं ना नहीं पढ़ने वाले, उनको धोने का वक्त आ गया है। तो आप सभी से निवेदन रहेगा, अब गलती नहीं करें। इस पार्ट को अब साथ साथ पढ़ें, आराम से समझें, एकदम मतलब ऐसे कहें ना, सीट बेल्ट को थोड़ा ढीला करके बैठ जाइए, आराम से रिलैक्स होकर। कुछ ऐसे तनातनी वाला पार्ट नहीं है। हाँ, इजीली समझ में आएगा, बस फ्लो में पढ़ते जाइए, इमेजिनेशन चालू रखिए और क्रिएटिविटी के साथ चीज़ों को बनाइए, एक साथ से जोड़िए। देखो सुनो, विद्युत रसायन क्या होगी। विद्युत रसायन है, आप लिख लो साथ साथ, कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें विद्युत ऊर्जा व रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा व रासायनिक ऊर्जा का अंतर संबंध, या यूं लिख दो अंतर क्रिया, या लिख दो रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? विद्युत रसायन यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री की वह ब्रांच, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा के बीच का रिलेशन, उनके बीच में जो इंटर रिएक्शन होती है, जो क्रियाएं होती है, उन सब का अध्ययन किया जाता है। देखो, अपन लोगों ने पीछे की क्लासेज में साइंस में एक थ्योरी सबने पढ़ रखी है, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम, ये नियम क्या कहता है बच्चों, क्या कहता है? ये नियम कहता है कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और ऊर्जा को न ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, उसे ना बनाया जा सकता है और ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अब जैसे अपन बात करें कि विद्युत ऊर्जा है, इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे कि जो विद्युत ऊर्जा है उसको कन्वर्ट करेंगे रासायनिक ऊर्जा में, और रासायनिक ऊर्जा को कन्वर्ट करेंगे विद्युत ऊर्जा में। और रसायन विज्ञान की वो ब्रांच जिसमें इन एक्टिविटीज का अध्ययन किया जाएगा, विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी और केमिकल एनर्जी के इंटर कन्वर्जन का अध्ययन किया जाएगा, इंटर रिलेशन का अध्ययन किया जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री माने विद्युत रसायन कहलाती है। तो ये बेसिक सी सही भाषा है, समझ में आ जाएगी। अब इसमें अपन पढ़ेंगे सेल। पहला टॉपिक अपना रहेगा सेल। और सेल मोस्टली दो प्रकार के होंगे सर। एक होंगे विद्युत रासायनिक सेल और एक होंगे विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत रासायनिक सेल के कुछ नाम और है,
जैसे गैल्वेनी सेल, या इनको वोल्टीय सेल भी बोलते हैं, वोल्टीय सेल। ठीक है, तो विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनी सेल या वोल्टीय सेल होते हैं। देखो सुनो, विद्युत रासायनिक सेल में क्या होगा, इनमें रासायनिक ऊर्जा को कन्वर्ट किया जाएगा किसमें, विद्युत ऊर्जा में। ये याद रखने वाली चीज कि वे सेल जिनमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, विद्युत रासायनिक सेल कहलाते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहलाते हैं। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वो होते हैं, विद्युत अपघटनी सेल वो होते हैं, इसका विपरीत हो जाएगा कि जिनमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है, अभी अपना पहला टॉपिक ये रहेगा, विद्युत रासायनिक सेल। तो देखो समझते हैं, विद्युत रासायनिक सेल की परिभाषा अपन ये लिख लेंगे, विद्युत रासायनिक सेल परिभाषा आसान से शब्दों में लिख लेंगे कि वे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को, जो केमिकल एनर्जी को, जो रासायनिक ऊर्जा को इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, विद्युत ऊर्जा में बदलते क्या कहलाते हैं, विद्युत रासायनिक सेल। या इनके नाम हो रहे हैं, देखो वो भी लिख देता हूं, ये भी लिख लेना आप, इन्हें गैल्वेनी सेल या वोल्टीय सेल भी कहते हैं, गैल्वेनी सेल या वोल्टीय सेल भी कहते हैं। ठीक है, तो गैल्वेनी सेल, वोल्टीय सेल या विद्युत रासायनिक सेल कौन से होंगे, इनमें रासायनिक ऊर्जा को बदला जाएगा विद्युत ऊर्जा में। इनका इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल रहेगा जिसकी अपन बनावट भी पढ़ेंगे, क्रियाविधि भी पढ़ेंगे, समीकरण भी पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट भी है, 11वीं में पढ़ा भी है, अगर आपने 11वीं पढ़ी है तो। डेनियल सेल जिसे बोलते हैं, डेनियल सेल। तो डेनियल सेल किसका एग्जाम्पल है बच्चे, विद्युत रासायनिक सेल का। तो विद्युत रासायनिक सेल की परिभाषा अपन ने पढ़ ली और एग्जाम्पल पढ़ लिया, डेनियल सेल। अब अपन पढ़ेंगे डेनियल सेल की बनावट, डेनियल सेल की क्रियाविधि, डेनियल सेल में कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक अभिक्रियाएं काम में आती है, कौन कैथोड है, कौन एनोड है, कैथोड किसी धातु को क्यों कैथोड बनाया जा रहा है, वो सब पढ़ेंगे विस्तार से। चलो देखते हैं, तो हेडिंग लगा लो आप लोग, डेनियल सेल, डेनियल सेल। अब डेनियल सेल है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे, तो पहले इसकी बनावट के बारे में पढ़ते हैं। बनावट परिभाषा में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी ना, कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदलेगा, ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा ये सेल। ठीक है, अब इसकी बनावट क्या है वो समझते हैं। देखो, इसकी बनावट के लिए आप लोगों को ये ध्यान रखना है, बनावट के लिए अपने को ये ध्यान रखना है सर, बनावट में जैसे अपन क्या करेंगे, दो ऐसे करके अपन दो पात्र ले रहे हैं। ठीक है, दोनों पात्रों में अपन क्या करेंगे, दो मेटल की छड़ देंगे, धातु की छड़। देखो ऐसे ही बन रहा है, पर आप इमेजिनेशन से देख लेना। ठीक है, ये बराबर साइज की है ये, अभी मोटी होती जा रही। ठीक है, ये दो अपन ने इलेक्ट्रिक छड़ ले ली, दो अपन ने धातु की छड़ ले ली। धातु की छड़ को बोलते हैं इलेक्ट्रोड। पहले मैं थोड़ा लिख देता हूं, देखो इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड ये वर्ड आएगा काम में इसमें, तो इलेक्ट्रोड बोलते हैं
धातु की छड़ को इलेक्ट्रोड बनाते हैं अपन, ठीक है। अब इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होंगे सर, एक होगा एनोड, एक होगा कैथोड, ठीक है। एनोड और कैथोड, अब कौन एनोड होगा कौन कैथोड होगा, एनोड पर क्या क्रियाएं होगी, कैथोड पर क्या क्रियाएं होगी, वो अपन विस्तार से पढ़ेंगे। इसके बाद में एक वर्ड और काम में आएगा इसमें, एक को कहेंगे ऑक्सीकरण, इसे बोला जाता है ऑक्सीडेशन। ये मार्कर का कलर दिख तो रहा है ना। दूसरा इसमें आएगा अपचयन, रिडक्शन, रिडक्शन। अब देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जो डेफिनेशन आप लोग जानते हो या पीछे पढ़ गए हो वो यही मिलेगी आपको। ऑक्सीकरण की तो मिलेगी ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, विद्युत ऋणी का जुड़ना या विद्युत धनी का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। अपचयन में आप लोग ये जानते होंगे कि इसका उल्टा ऑक्सीकरण का विपरीत होता है अपचयन। इसमें पढ़ा होगा कि सर हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना, विद्युत धनी का जुड़ना और विद्युत ऋणी का निकलना, ये चीजें क्या कहलाती है, अपचयन। मगर यहाँ जो डेफिनेशन काम में आएगी ऑक्सीकरण और अपचयन की, वो पांचवी डेफिनेशन होगी। देखो कौन सी, आपको वर्ड याद रखना है इसके लिए, इधर लिख देता हूं मैं। इसके लिए आपको एक वर्ड याद रखना है, ऑयल रिग। ऑयल, ऑयल भी रख लोगे वहां तक चल जाएगा। ऑयल को अपन ऐसे कंप्लीट करेंगे कि ऑक्सीडेशन, ये लिख लेना बेटा कहीं पे, ऑक्सीडेशन I4 में लिख रहा हूं इज, और एल को लिख रहा हूं मैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये याद रख लेना। ऑक्सीडेशन क्या है भाई, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस यानी कमी, त्यागना, कि जब कोई धातु इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देगी तो हम कहेंगे उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। और धातुएं जब इलेक्ट्रॉन त्यागती है तो धनायन बनाती है, ये अपन पढ़ चुके हैं पहले कि कोई भी तत्व या परमाणु जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा ज्यादा हो जाती है तो उस पर प्लस आ जाता है। इतना बेसिक कॉन्सेप्ट में मान के चल रहा हूं कि आपको समझ आ रहा है, ठीक है। अगर ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है यानी इलेक्ट्रॉनों का त्याग ऑक्सीकरण है, ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीकरण। तो फिर अपचयन क्या है, अपचयन के लिए रिग वर्ड याद रख लेना, रिग। रिग माने रिडक्शन, और रिडक्शन का मतलब है अपचयन। इज मानी वो है, और जी का मतलब यहां पे याद रख लेना गेन। गेन का मतलब होता है प्राप्त करना, ग्रहण करना या प्राप्त करना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये दो डेफिनेशन अपने को याद रखनी है सर, इसकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की, ऑक्सीकरण और अपचयन की। ऑक्सीकरण का पता ये चलेगा कि ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑयल, ओ फॉर ऑक्सीडेशन, आई फॉर इज, एल फॉर लॉस, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि इलेक्ट्रॉनों को त्याग करना ऑक्सीकरण है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना अपचयन है, ठीक है। तो ये ऑक्सीकरण और अपचयन अपने को याद रखना है। अभी अपन पढ़ रहे थे बनावट किसकी, डेनियल सेल की बनावट। चलो वापिस चलते हैं बनावट पे। देखो सुनो, अब ये जो क्या किया अपन ने, दो धातु की छड़ ली जिनको अपन ने क्या नाम दिया है, इलेक्ट्रोड। धातु की छड़ को क्या नाम दे रहे हैं, इलेक्ट्रोड। ये जो लेफ्ट साइड वाली है ये छड़ होती है जिंक की, और ये जो राइट साइड वाली है वो है कॉपर की। सर ऐसा ही क्यों हुआ, इसके लिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सुनो। आपको ये जो डेनियल सेल की अपन बनावट पढ़ रहे हैं, जो पहले से स्थापित या बनाई हुई चीज की अपन जब स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ना, तो वहां ये सवाल नहीं होते कि ऐसा ही क्यों हुआ, मतलब जैसा वैज्ञानिकों ने बनाया मैं एज इट इज अपन स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, पर कारण जरूर है उनका। देखो करते हैं, सुनो। एक चीज याद रखना, जब भी डेनियल सेल की आप बनावट बनाओ, बनावट, बनावट, तो एक एक वर्ड याद रखना, एलोन। एलन मस्क होता है ना, वैसे एलन याद रख लेना, एलोन, एलन। जो भी प्रोनाउंसिएशन आप करते हो, इंग्लिश थोड़ी ना पढ़ रहे हैं अपन, है ना। तो ये एलोन बोल दो इसको या एलन करके याद रख लो। ए फोर होगा एनोड, एनोड। एल फोर याद रखो लेफ्ट साइड, यानी बाईं तरफ। ओ फोर याद रखो ऑक्सीडेशन,
और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीकरण। और एन फॉर निगेटिव, निगेटिव यानी माइनस, ऋणात्मक आवेश यानी नेगेटिव चार्ज। ये लो सर, ये एलन से तुम्हें ऐसे मान लो बनावट याद हो गई आधी, और जब आधी बनावट याद हो गई तो पूरी ही हो गई, क्योंकि जो बाकी की आधी बचेगी वो इसका ऑपोजिट होगी। तो डेनियल सेल की बनावट में ये चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि एनोड हमेशा देखो, ए फोर क्या लिखा? एनोड। एनोड किस साइड में बनाना है? लेफ्ट साइड में। जैसे ये बोर्ड है या तुम्हारी कॉपी तुम्हारे सामने, तो जो तुम्हारा बायां हाथ है उस तरफ तुम्हें हमेशा क्या बनाना है? एनोड। कोई सा भी डेनियल से मतलब कोई सा भी विद्युत रासायनिक सेल हो जिसमें कोई से भी इलेक्ट्रोड हो, कोई से भी धातु, ध्यान ये रखना है कि जो एनोड होगा वो बाईं तरफ होगा हमेशा। एनोड होगा वो किस साइड में बनेगा? बाईं तरफ। और उस पर अभिक्रिया क्या होगी? ऑक्सीडेशन। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, या यूं कहूं कि जिस धातु पे ऑक्सीडेशन होगा उसका एनोड बनाएंगे। आगे बढ़ेंगे तो उसके ऊपर चार्ज क्या रहेगा? माइनस। अब क्यों रहेगा, कैसे रहेगा, वो अपन बनावट में अभी पढ़ लेते हैं। सुनो, दोबारा बना देता हूं मैं। अपन ने क्या किया, ये यहाँ पर दो पात्र लिए और दोनों पात्र में अपन दो इलेक्ट्रोड ले रहे हैं। इलेक्ट्रोड होते हैं धातु के छड़, ये धातु की छड़ ले रहे हैं। अब डेनियल सेल की बनावट बना रहे हैं, तो अभी भी अपन ने कहा कि जो बाईं तरफ होगा वो होगा एनोड, एनोड, और जो दाईं तरफ इलेक्ट्रोड होगा वो होगा कैथोड। अपन ये पहले ही पढ़ चुके हैं, सुनो, अपन ये पहले ही पढ़ चुके हैं कि देखो सर, इलेक्ट्रोड क्या है कि धातु की छड़ होगी, ये जो धातु की छड़ें हैं वो इलेक्ट्रोड है सर, दो धातु की छड़ ली है। और एनोड क्या होगा? जिसपे ऑक्सीकरण होगा, ये अभी अगली स्लाइड में अपन ने पढ़ा था। और अपचयन किस पे होगा? कैथोड पे। एनोड पे ऑक्सीकरण होगा, कैथोड पे अपचयन होगा। एनोड किधर रहेगी? बाईं तरफ। ये रहा सर, एनोड हमेशा किधर रहेगी? एनोड रहेगी बाईं तरफ, उसमें ऑक्सीकरण होगा और ऋणात्मक चार्ज आएगा। चलो समझते हैं। कहाँ गया रे? देखो, अब अपन ने क्या किया, दो पात्र लिए और एक को एनोड बनाया, एक को कैथोड बोल दिया। अब जो एनोड है वो है जिंक का बना हुआ, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, और कैथोड बना हुआ है कॉपर धातु का। सुनो ध्यान से। अब सर सवाल ये उठेगा दिमाग में, उठना भी चाहिए, कि जिंक को ही एनोड क्यों बनाया, कॉपर को क्यों नहीं बनाया? या यूं कहूं कि कॉपर को ही कैथोड क्यों बनाया, जिंक को क्यों नहीं बनाया? ये उत्तर यहाँ है सर, ये उत्तर यहाँ है कि जो एनोड उसी को बनाएंगे, एनोड उसी को बनाएंगे जिसका क्या होगा? ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं सर, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉनों का जो त्याग करेगा उसका ऑक्सीकरण होगा। तो सर ध्यान दो, ये जो जिंक धातु है इसका ऑक्सीकरण आसानी से होगा किसकी अपेक्षा? कॉपर की अपेक्षा। सर आपको किसने बताया? मुझे बताया विद्युत रासायनिक श्रेणी ने, विद्युत इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ने। 10वीं में जो पाठ था धातु अधातु का, उसमें सक्रियता श्रेणी बोली थी आपने, कि धातुओं को उनकी एक्टिवनेस, क्रियाशीलता के आधार पर अगर अपन सेट करें अवरोही क्रम में, डिक्रीजिंग पॉइंट में, तो एक श्रेणी प्राप्त होती है, एक सीरीज प्राप्त होती है, जिसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। उसमें सोना चांदी सबसे नीचे था क्योंकि वो सबसे कम एक्टिव होते हैं, और जो सोडियम पोटेशियम थे वो सबसे टॉप पे थे कि वो बहुत एक्टिव मेटल्स है, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देगी। तो समझो यहाँ पर उस सीरीज से हमें पता चला कि जिंक, जिंक ज्यादा क्रियाशील है किससे? कॉपर से। बोला उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जिंक आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। अच्छा, आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, त्याग कर देगा, इसका मतलब उसका आसानी से क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण। और अपन पहले ही कह चुके हैं कि सर ऑक्सीकरण होगा वो कहाँ होगा? एनोड पर, एनोड पर। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सर जिंक को बनाया गया क्या? एनोड, और कॉपर को क्या बनाया गया? कैथोड। तो बनावट धीरे धीरे समझो आप, बाकी तो चित्र तो बहुत शानदार सा एनसीईआरटी में भी बनाया हुआ पड़ा है, कई बुक्स में मिल जाएगा। ये चीजें क्या है वो समझते हैं, ठीक है। तो दो पात्र लिए, एक में जिंक धातु की छड़ है, एक में कॉपर धातु की छड़ है। जिंक धातु की छड़ जिस विलियन में डूबी हुई है,
जिस विलयन में डूबी हुई है वो है जिंक सल्फेट। जिंक तो किस में? जिंक सल्फेट में। तो कॉपर किस में? कॉपर सल्फेट में। बस रटना कुछ है ही नहीं। कॉपर डूबी हुई है कॉपर सल्फेट में, अपने ही डुबा सकते हैं, दूसरा तो कौन डुबाएगा। तो कॉपर को डुबो दिया कॉपर सल्फेट ने और जिंक को डुबोया है जिंक सल्फेट में। ठीक है जी, बनावट पढ़ रहे हैं, क्या होगा, बिजली कैसे बनेगी, वो क्रिया विधि में आएगा। अभी अपन बनावट समझ रहे हैं। तो ठीक है, एनोड बना दिया, कैथोड बना दिया। अब इसी को एनोड क्यों बोला, ऑक्सीकरण कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये क्रिया विधि में अपन विस्तार से पढ़ेंगे सर। ठीक है, बनावट पढ़ रहे हैं अभी। तो इन दोनों को अब अपन जोड़ देंगे, यहां लगा देंगे गैल्वेनोमीटर और तार से जोड़ देंगे। इसे बाह्य परिपथ भी बोल सकते हो तुम लोग। तार से जोड़ दिया। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, विद्युत धारा बनेगी या इस तार में जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी ना, फ्लो होगी, तो गैल्वेनोमीटर की सुई में विक्षेप आएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि सर बिजली बनी है, इसमें बिजली बनी है। तो उसको बिजली को संसूचित करने के लिए गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ये तार से जोड़ दिया। इसकी बनावट में एक चीज और होती है, यू आकार की कांच की नली होती है। यू आकार की कांच की नली, जिसे बोलते हैं लवण सेतु। लवण सेतु, साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज, लवण सेतु। देखो ब्रिज सेतु का क्या क्या काम होता है, जोड़ने का। तो इन दोनों पात्रों को जोड़ने का काम ही तो कर रही है, इसलिए इसको सेतु बोलते हैं। लवण सेतु इसलिए बोलते हैं कि यह यू आकार की कांच की नली है, जिसमें लवण भरे होते हैं, साल्ट भरे होते हैं, KCl AgCl ऐसे करके सॉल्ट भरे होते हैं, लवण भरे होते हैं। तो अपन लवण सेतु की परिभाषा ये लिख सकते हैं कि लवण सेतु क्या है, कि लवण सेतु यू आकार की, यू शेप्ड, यू आकार की कांच की नली है, कांच की नली। अब इसके कार्य, दो कार्य है सर इसके, ये सवाल भी बनता है कई बार, है ना। पहला कार्य तो है आंतरिक परिपथ पूरा करना, परिपथ पूरा करना। देखो बिजली हमेशा जाएगी जब परिपथ बंद होगा, स्विच बंद नहीं, परिपथ बंद होगा। यानी यहां से अगर तार स्टार्ट हो रहा है तो तार, स्विच, बल्ब, जो भी विद्युत उपकरण है वो सब जुड़ के वापस यहीं तक पहुंच जाए, इस बैटरी तक पहुंच जाए, बैटरी के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जुड़ जाए, तो उसको बोलते हैं बंद परिपथ। स्विच बंद नहीं कह रहा हूं, तुम कहोगे सर बंद स्विच में कैसे चलते हैं, परिपथ बंद है यानी खुला नहीं है कहीं से। तो हुआ क्या, जब ये लवण से तो नहीं होगा, तो देखो ये बाहर की, देखो यहां से मैं उंगली रख देता हूँ, यहां से अगर स्टार्ट करे तो यहां तक पहुंच गए, पर वापिस यहां तक नहीं आए ना। इसका मतलब देखो कैसे बनेगा ये परिपथ, अगर यहां से स्टार्ट करूं मैं, तो देखो ऐसे ऐसे जाके, ऐसे जाके, ऐसे जाके, ऐसे जाके, ये पूरे परिपथ को पूरा कर दिया। इसको अपन बोल देंगे बाह्य परिपथ, और इस यू आकार की नली को बोल देंगे आंतरिक परिपथ। तो ये आंतरिक परिपथ को पूरा कर देगी। ठीक है, आंतरिक परिपथ को पूरा करता है। दूसरा है उदासीनता बनाए रखता है, जो क्रियाविधि में समझाऊंगा मैं। उदासीनता बनाए रखता है, या यूं कहूं आयनिक संतुलन, तो क्रियाविधि में अपन पढ़ लेंगे, है ना। इसमें होता क्या है, एक चीज और याद रख लेना, एक वर्ड आता है अगार अगार, ये वर्ड याद रखना, अगार अगार। जेली जैसा पदार्थ, कि वो जेली नहीं है खेत में काम में आती है, 2 शिंगी, 3 शिंगी, 4 शिंगी। राजस्थान से रिलेटेड बच्चे समझ सकते हैं इसको आसानी से। जेली यानी ऐसे ऐसे शहद जैसा पदार्थ है ना, तो जेली जैसा पदार्थ है गाढ़ा, जिसे बोलते हैं अगार अगार, वो भरा होता है इसमें यू आकार की कांच की नली में, और साथ में कुछ लवण भरे होते हैं, जैसे KCl बोल दो या AgCl बोल दो, ऐसे लवण भरे होते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ ही जाए कि लवण सेतु क्या है। बोला लवण सेतु यू आकार की कांच की नली है, जिसमें जेली जैसा गाढ़ा पदार्थ अगार अगार भरा होता है, और उसमें लवण होते हैं KCl, जिनको विद्युत अपकटे भी कई जगह लिखा मिल जाएगा। विद्युत अपकटे उन पदार्थों को बोलते हैं जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित करे तो वो आयनों में टूट जाए, और NaCl, KCl, AgCl ये सब आयनिक पदार्थ आयनों में टूट जाते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक पदार्थ बोल दो, यानी विद्युत अपकटे पदार्थ बोल दो,
या फिर आयनिक पदार्थ बोल दो, ये उसमें घुले होते हैं, ये यू आकार के नली है। अगला सवाल आ सकता है कि साल्ट ब्रिज के दो कार्य बताओ। तो सर साल्ट ब्रिज के दो कार्य है, पहला है आंतरिक परिपथ को पूरा करना और दूसरा है उदासीनता बनाए रखना यानी आयनिक संतुलन। तो ये अपना डेनियल सेल की बनावट आ गई। बनावट वापिस देख लो, दो पात्र है, दोनों पात्र में दो इलेक्ट्रोड है, धातु की छड़ है। बाईं तरफ वाले को बोलते हैं एनोड और दाईं तरफ वाले को बोलते हैं कैथोड। एनोड बना हुआ है जिंक धातु का जो जिंक सल्फेट में डूबा हुआ है, कैथोड बना हुआ है कॉपर धातु का जो कॉपर सल्फेट में डूबा हुआ है। बाह्य परिपथ में तार और गैल्वेनोमीटर से जुड़ा हुआ है। आंतरिक परिपथ को पूरा कर रहा है लवण सेतु यानी साल्ट ब्रिज। बोला साल्ट ब्रिज क्या है कि लवण सेतु है वो यू आकार की कांच की नली है जिसमें अगार अगार नामक जेली जैसा पदार्थ भरा होता है और उसमें आयनिक पदार्थ KCl AgCl भरे होते हैं। बोला इसका काम क्या है, तो बोला काम है आंतरिक परिपथ को पूरा करना और उदासीनता बनाए रखना, ये इनके काम है। तो अपन ने पढ़ लिया है क्या, अपन ने पढ़ लिया है डेनियल सेल की बनावट। डेनियल सेल की बनावट। तो प्यारे बच्चों आज अपन बनावट पर इस वीडियो को खत्म कर रहे हैं। आगे अपन इसकी क्रियाविधि पढ़ेंगे क्योंकि अगर मैंने अभी क्रियाविधि समझाई तो उसके साथ में मुझे सेल प्रदर्शन भी बताना पड़ेगा। सेल प्रदर्शन के साथ साथ में इलेक्ट्रोड विभव भी बताना पड़ेगा, ये थोड़ा और केमिकल रिएक्शंस भी बतानी पड़ेगी। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो हेवी बनेगा तुम्हारे लिए, हेल्थी नहीं रहेगा, हेवी बन जाएगा। तो हम नहीं चाहते भाग के कहीं नहीं जाना, चीज़ों को टू द पॉइंट धीरे धीरे समझते जाना है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, दूसरा पार्ट स्टार्ट हो चुका है तो लग जाइए पढ़ाई करने में। अब तक तो समझ में आ भी गया होगा, है ना। तो बिल्कुल साथ साथ में नोट्स बनाइए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगे रहिए, आप जरूर जीतेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए।